तो भाई लोग मार्वल की नई मूवी अब रिलीज होने वाली है 1 मई 2025 को, जिसका नाम है थंडरबोल्ट्स। और भाई साहब ये मूवी कुछ स्पेशल है क्योंकि इसमें हमारे रेगुलर सुपर हीरोज देखने को नहीं मिलने वाले। हाँ, जब ये मूवी अनाउंस हुई थी 3-4 महीने पहले भी मैं इस मूवी के लिए रत्ती भर भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इस मूवी के बारे में चीजें पता चलती गई और जैसे वो मार्वल ने जो कुर्सी कांड किया है ना, दिस मेक थिंग्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। क्या कुछ है एक एक करके सबके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये थंडरबोल्ट्स आखिर है कौन। वेल तो देखो, ये एक्सपेंडेबल सुपर हीरोज की टीम है जिसमें सुपर हीरोज, एंटी हीरोज और कुछ कुछ विलन्स को मिला के उन्होंने एक टीम बनाई है कॉमन थ्रेट को हराने के लिए। अब ये कॉमन थ्रेट कौन है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी काफी डिटेल में बात की है, जिसके लिंक शायद तुम्हें यहाँ पे दिख रही होगी तो तुम वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ी देर बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये टीम है कौन, क्योंकि ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये इनका डेब्यू तो नहीं है। इनको हमने पहले अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग टाइम पे रिलीज कर दिया है और इस बात के काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि शायद तुमने उसे मिस आउट कर दिया हो। वेल तो मैं आपको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 36 फिल्म थंडरबोल्ट्स अब हमारे सामने आने वाली है, जिसमें हमें ऐसे ग्रुप ऑफ एंटी हीरो से हम मिलेंगे जो कि वेलेना डी ग्रेड 14 के जाल में फंस जाएंगे और साथ आएंगे एक ऐसे मिशन के लिए जिसमें उनका सामना होना है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर से, जहां जेम्स ब्यूकनेन यानी बकी है, जिसे आखिरी बार हमने देखा था कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में, जहां वो अपने कैंपेन फंड रेजर से पहले सैम से मिलता है, उसे मोटिवेट करता है। बकी लिटरली एमसीयू के उन कैरेक्टर्स में से एक है जो फेज 1 से यहाँ है जहां से मार्वल की शुरुआत हुई थी। बकी के बाद यहाँ घोस्ट है जो कि एंटमैन एंड द वास्प मूवी की विलन थी। ये कैरेक्टर का ट्रांजिशन हुआ है विलन से एंटी हीरो की तरफ और अभी एंटी हीरो से न्यूयॉर्क की सेवियर बनेगी। फिर यहाँ है येलेना बेलोवा, एक ब्लैक विडो असिन जिसने अपने एडॉप्टिव बहन नताशा के साथ हेल्प करी थी रेड रूम को खत्म करने के लिए। येलेना हमें आखिरी बार दिखी थी हॉकाई से भिड़ते हुए, जिसके साथ साथ नताशा के एडॉप्टिव फादर सुपर सोल्जर एलेक्सी शॉफ्स्कोफ यानी कि रेड गार्डियन भी यहाँ है, जिनको हमने आखिरी बार देखा था रेड रूम के बर्बादी के बाद। फिर यहाँ जनरल ड्रेकॉफ की बेटी एंटोनिया ड्रेकॉफ भी है जो कि एलेक्सी और बाकी रेड रूम ब्लैक विडोज के साथ चली गई थी, जिनके साथ साथ यहाँ यूएस एजेंट जॉन वॉकर भी है, वो बंदा जिसे जिम्मेदारी दी गई थी कैप्टन अमेरिका बनने की पर उसने सुपर सोल्जर बनना चुना। और इन सबको एक साथ आके सामना करना है अर्थ माइटेस्ट हीरो रॉबर्ट रेनर्स यानी कि जिसे बॉब भी कहा जाता है, और ये जो इस मूवी में कहलाएगा सेंट्री। पर यहाँ ज्यादातर थंडरबोल्ट्स के मेंबर पर अपनी पकड़ बना रही है कंटेसा वेलेंटिना एलेग्राडी 14, जिसे जाना जाता है वेल के नाम से। वेल हमें सबसे पहले दिखी थी ब्लैक विडो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहाँ पे वो एलेना को भड़काती है हॉकाई के खिलाफ। फिर वो जॉन वॉकर की सुपर सोल्जर बनती ही उसे अपने लिए काम करने के लिए कहती है और वेल ने ही अपने एक हस्बैंड एवरेट रॉस को जेल भिजवाया था वकांडा फॉरएवर मूवी में। प्लस इस मूवी में हमें एवेंजर्स टावर दिखने को मिलने वाला है जो कि बिका था स्पाइडरमैन होमकमिंग के दौरान, यानी कि वो बायर जिसकी हैप्पी बात कर रहा था स्पाइडरमैन होमकमिंग में, वो वेल ही तो थी। तो वेल हमें एमसीयू में बहुत टाइम से दिख तो रही है पर उसका असली इंपैक्ट हमें इस मूवी में नजर आएगा। लेकिन ये सभी तो बस कैरेक्टर हो गए, लेकिन अगर आपको ये मूवी और भी अच्छे से जाननी है तो तुम्हें पहले कुछ मूवीज देख लेनी चाहिए। बाकी हमें सबसे पहले दिखा था कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर में, जहां उसका हाथ कट जाता है और वो कैद में आता है हाइड्रा के, जो कि उसको ब्रेन वॉश करके उसे बनाते हैं विंटर सोल्जर। और इस सब के बारे में पता चलता है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी में। लेकिन विंटर सोल्जर बनने के बाद बकी ने क्या गुल खिलाया, ये सारी चीजें हमें पता चलती है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर इस मूवी में, जिसके एंड में बकी को भेज जाता है वकांडा ताकि शूरी उसके दिमाग से हाइड्रा की प्रोग्रामिंग को इरोज कर सके। फिर बकी एवेंजर्स की मदद करता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में, पर इसके बाद भी उसका पास उसे अभी भी हंट कर रहा होता है, लेकिन सैम की मदद से वो अपने पास से डील करता है। और अभी फिलहाल बकी पॉलिटिकल जर्नी पर है, जिसका पहला हिंट हमें मिलता है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। अब बकी के अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं इन सबको हम इन्फिनिटी वॉर के बाद में ही मिले। होस्ट यानी कि एवा स्टार जो को इसको पावर्स मिली थी क्वांटम एक्सीडेंट में, जहां शील्ड ने उसकी पावर्स को फायदा उठाया और उसे स्टेल्थ मिशन पर भेजकर, पर वो क्वांटम एनर्जी की कमी से मर रही थी, जिसके लिए उसने हैंक पेम के क्वांटम इंटरनल का यूज करने का फैसला लिया। पर जब जेनेट क्वांटम रियान से बाहर आई तब उसने एवा की मदद की ठीक होने में। येलेना भी नताशा रोमनोफ की तरह एक ब्लैक विडो असैसिन थी जिसने रेड रूम के लिए कई मिशन किए थे। सभी ब्लैक विडो असैसिन की तरह येलेना भी रेड रूम के माइंड कंट्रोल में थी, पर जब वो रेड डस्ट के कंटेंट में आई तब उसका माइंड कंट्रोल हटा और तब उसने अपनी बहन नताशा की मदद की रेड रूम को खत्म करने में, जिसके बाद वो निकली बाकी ब्लैक विडोज का आजाद करने के लिए। लेकिन उसी बीच में वो गायब हुई ब्लिक में, और जब वो वापस आई तब उसकी बहन जा चुकी थी। तब वेल ने उसे बताया कि उसके लिए हॉकाई जिम्मेदार है, पर हॉकाई ने उसे समझा कि ऐसा नहीं है, पर अभी भी वो वेल के लिए काम करती है। रेड गार्डियन सोवियत यूनियन का पहला ऑफिशियल सुपर सोल्जर था जिसने सोवियत यूनियन के लिए कई मिशन किए, पर जब उसने अपनी गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज किया तो उसे जेल में डाल दिया गया। नताशा और येलेना ने उसके
आज़ाद करवाया, जिसके बाद उसने अपनी मदद की रेड रूम को गिराने में, जिसके बाद वो चला गया मेलेना के साथ। एंटोनियो ड्रेकॉफ बेटी थी रेड रूम के हेड जनरल ड्रेकॉफ की। नताशा रोमानोफ ने जब ड्रेकॉफ की जान लेने की कोशिश की तब उसमें ड्रेकॉफ तो बच गया, पर उसकी बेटी एंटोनियो काफी बुरी तरह से घायल हो गई। या फिर उसको माइंड और बॉडी चिप से कंट्रोल किया गया, जिससे उसको मिला फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस, जिसकी वजह से वो किसी की भी फाइटिंग स्टाइल और टेक्निक को कॉपी कर सकती है, जहाँ से उसको नाम मिला टास्क मास्टर। और लास्ट में फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में यूएस गवर्नमेंट ने स्टीव रॉजर्स के जाने के बाद जॉन वॉकर को अगला कैप्टन अमेरिका चुना, पर जॉन वॉकर का ध्यान पूरे टाइम सुपर सोल्जर्स पे था, जिसकी वजह से उसने मौका मिलने पर सुपर सोल्जर सीरम लिया, पर सीरम लेने के बाद जॉन वॉकर खुद पर कंट्रोल नहीं रहा, जिसके बाद उसने एक फ्लैग प्रेशर की जान ली और उस वायलेंट एक्सीडेंट के बाद उसकी पोजीशन से हटा दिया गया। तब वेल ने उसे मौका दिया और बनाया यूएस एजेंट। तो वेल मोटा मोटी अगर आपको इस मूवी को और भी अच्छी तरीके से अगर जानना है तो आपको इसके पहले कैप्टन अमेरिका की तीनों मूवीज, एंटमैन एंड दी वास्प ये मूवी और ब्लैक विडो की मूवी और इसके साथ साथ ही फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर ये सीरीज भी देख लेनी चाहिए। पर इन सब में हमें सेंट्री पहली बार नजर आने वाला है इस मूवी में, और इस कैरेक्टर पे ना सभी की नजर है, क्योंकि ये कैरेक्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है इस मूवी के लिए भी और एवेंजर्स डूम्सडे ये इस मूवी के लिए भी। क्योंकि तुम खुद सोच के देखो कि एवेंजर्स डूम में हमें सबसे पहला मल्टीवर्स का बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, और वो है इनकर्जन। इनकर्जन मतलब दो अर्थ आपस में टकराते हैं, और अगर उनको इनकर्जन रोकना है तो हमारे अर्थ को बचाने के लिए सामने वाला यूनिवर्स के अर्थ को पूरी तरह से बर्बाद होना चाहिए। और अगर तुम जरा भी ध्यान लगा कर अगर सोचोगे ना तो फिलहाल के एवेंजर्स में बस सेंट्री ऐसा है जो ये करने की ताकत अपने पास रखता है, और सेंट्री और बाकी के थंडरबोल्ट भी एवेंजर्स डूम्सडे इस मूवी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले। तो तुम खुद सोचो ये मूवी एवेंजर्स डूम के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल तो देखो थंडरबोल्ट सिर्फ एक टीम नहीं है, बल्कि एमसीयू का एक ब्लास्टिंग स्टेप है एवेंजर्स डूम्सडे तक, और ये मूवी ना एवेंजर्स डूम के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट बन जाती है। जब से मार्वल ने वो कुर्सी वाला कांड किया और सेंट्री का जब उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, तब से ये मूवी एक क्वाइट इंपॉर्टेंट मूवी बन जाती है डूम्सडे के लिए। और मूवी कैसी है, कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हमें कल पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर आपको भी वो जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वेल इन्हीं सारी चीज़ों के साथ हम इस वीडियो को रैप अप कर देते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और कहीं से भी इस चैनल पे नए आना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन एसजे टीवी।